हमारा नीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। आज हम ह्यूमन बायोलॉजी के एक बहुत ही फंडामेंटल और सच कहूं तो कमाल के टॉपिक में उतर रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक के कुछ हिस्से हैं और हमारा मिशन है इनमें से सबसे जरूरी और सरप्राइजिंग इनसाइट्स निकालना। आज हम लाइफ क्रिएट करने के नेचर के दो बिल्कुल अलग अलग सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। दो अलग सॉल्यूशंस कैसे? एक स्ट्रैटेजी है क्वांटिटी और स्पीड की, मतलब एक नॉन स्टॉप असेंबली लाइन, और दूसरी स्ट्रैटेजी है क्वालिटी और कंजर्वेशन की, एक स्लो डिलिबरेट प्रोसेस जो जन्म से भी पहले शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। और इसी दूसरे पॉइंट से शुरू करते हैं जो मुझे इन सोर्सेज में सबसे माइंड ब्लोइंग लगा। हाँ, वो वाकई में है कि एक महिला में अंडाणु या एग बनने की प्रोसेस उसकी जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है, जब वो खुद अपनी माँ के वूम में एक फीटस होती है। ये आइडिया ही अपने आप में कमाल का है ना? चलिए इसी के साथ इस पूरी कहानी को अनपैक करते हैं। ओके, तो इस सिस्टम को समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विद द हार्डवेयर। ठीक है। मतलब महिला प्रजनन प्रणाली, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। शुरुआत सोर्सेज में शुरुआत प्राथमिक यौन अंगों यानी अंडाशय से होती है, ओवरीज। बिल्कुल। ओवरीज जो पेट के निचले हिस्से में होती हैं, लेफ्ट और राइट साइड पर। ये डुअल रोल प्लेयर्स हैं। डुअल रोल? हाँ। इनका पहला काम तो है फीमेल गैमेट यानी अंडाणु बनाना, ओवम। ठीक है। लेकिन इनका दूसरा उतना ही इम्पोर्टेंट काम है स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाना, जिन्हें ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। अच्छा। और यही हार्मोन्स पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते होंगे। बिल्कुल, यही उसे ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो ओवरीज में एग बन गया। अब उसका आगे का सफर कैसा होता है? यहाँ ओविडक्ट्स, यूटेरस और वेजाइना का जिक्र है। ये एक पूरा पाथवे है। हाँ, और ये एक बहुत ही क्लेवरली डिजाइंड पाथवे है। अच्छा। एग रिलीज होने के बाद उसे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कैच करती है। हाँ, और ये कोई सिंपल पाइप नहीं है, ये एक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसका जो हिस्सा ओवरी के पास है वो एक फनल जैसा है, इनफंडेबुलम, और उसके किनारों पर उंगली जैसी फिम्ब्रियाएं होती हैं जो एग को स्वीप करके अंदर ले आती हैं। Oh, wow. So it's like a catcher's mitt waiting for the ball. परफेक्ट एनालॉजी, बिल्कुल वैसा ही। Cool. फिर ट्यूब के अंदर क्या होता है? अंदर एग एक चौड़े हिस्से से गुजरता है जिसे एम्पुला कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। हाँ, इसी जगह पर होता है। इसके बाद एक संकरी रास्ते इस्तमस से होते हुए एग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गर्भाशय या यूट्रस तक पहुंचता है। यूट्रस, जिसे सोर्स इन्वर्टेड पेयर जैसा बताता है। जी। यही वो जगह है जहां इफ फर्टिलाइजेशन हैपेंस अ बेबी डेवलप्स। जी। पर सोर्सेस इसकी दीवार पर, इट्स वॉल पर काफी फोकस करते हैं। इसमें 3 अलग-अलग लेयर्स हैं। हाँ, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। 3 layers for one wall. यस। ये कुछ ओवर इंजीनियरिंग जैसा नहीं लगता? हर एक का स्पेसिफिक जॉब क्या है? नहीं, ये ओवर इंजीनियरिंग नहीं बल्कि ब्रिलियंट डिजाइन है। अच्छा। आप इसे ऐसे सोच सकती हैं कि यूट्रस एक हाईटेक मल्टी लेयर्ड ऑर्गन है जो 9 महीने के एक प्रोजेक्ट के लिए बना है, और हर लेयर का एक अलग स्टेज पर काम आता है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है, बताइए। सबसे बाहरी पेरीमेट्रियम एक पतली प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्शन लेयर, गॉट इट। बीच की लेयर मायोमेट्रियम मोटी और स्मूथ मसल से बनी है। ये मसल लेयर है। तो इसका काम डिलीवरी के टाइम होता होगा। एग्जैक्टली। इसका मेन रोल बच्चे के जन्म के समय आता है, जब ये पावरफुल कंट्रैक्शंस पैदा करती है बच्चे को पुश करने के लिए। द पुश लेयर एंड द थर्ड वन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की ग्लैंडुलर लेयर है। ये सबसे डायनामिक है। डायनामिक कैसे? इसे आप ऐसे समझ सकती हैं जैसे ये एक डायनामिक वॉलपेपर है जो हर महीने खुद को रेनोवेट करता है। वाओ। ये प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये शेड हो जाती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो प्रोटेक्शन, पावर एंड प्रेपरेशन, अब समझ आया। तीनों लेयर्स के अपने अपने क्रूशल रोल्स हैं। बिल्कुल। दैट मेक्स सो मच सेंस नाउ। इट्स अ वेरी पर्पसफुल डिजाइन। अच्छा, सोर्सेज में एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल पॉइंट भी हाईलाइट किया गया है, हाइमन के बारे में। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी मिथबस्टर है। सोर्स साफ साफ बताता है कि हाइमन, जो योनि के द्वार को पार्शली कवर करने वाली एक पतली झिल्ली है, हाँ, वो वर्जिनिटी का कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। क्यों नहीं? जो आम धारणा है वो तो बिल्कुल अलग है। क्योंकि सोर्स के मुताबिक
ये झिल्ली फर्स्ट कॉइटस के दौरान अक्सर केयर हो जाती है, ये तो ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे घुड़सवारी, साइकिल चलाने, अचानक गिरने या फिर टैम्पॉन यूज करने से भी टूट सकती है। अच्छा, इनफैक्ट कुछ महिलाओं में ये कॉइटस के बाद भी इंटैक्ट रहती है। तो इसका होना या न होना सेक्सुअल एक्सपीरियंस का कोई प्रूफ नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये अ प्योरली बायोलॉजिकल फैक्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। राइट। अब इस हार्डवेयर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, द मैमरी ग्लैंड्स। ये सिस्टम कैसे काम करता है? ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन और डिलीवरी सिस्टम है। हर ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट होता है, और ये टिश्यू 15 से 20 सेक्शंस या मैमरी लोब्स में बटा होता है। हर लोब के अंदर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई, ये है मिल्क प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज। एग्जैक्टली, यही है मिल्क प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज। ओके, सो मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन दीज एल्वियोलाई। हाउ डज इट गेट डिलीवर्ड? ये मिल्क पहले छोटी छोटी मैमरी ट्यूब्यूल्स में जाता है, जो मिलकर एक बड़ी मैमरी डक्ट बनाती हैं। ठीक है। फिर कई डक्ट्स मिलकर एक और चौड़े हिस्से मैमरी एम्पुला में खुलती हैं, जो फाइनली लैक्टिफरस डक्ट से जुड़ा होता है, जिससे मिल्क बाहर आता है। So from production to storage to a network of ducts for delivery. हाँ, It's a very efficient system. very efficient. So we've taught the physical hardware of the system. हाँ, But the real magic is in the software, the process that actually creates these life-giving cells. और यहीं पर मेल और फीमेल बायोलॉजी के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है। absolutely. इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और पुरुषों और महिलाओं में ये दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज पर चलती हैं। हाँ, Let's start with the male process, spermatogenesis. रीडिंग में बताया है कि ये प्यूबर्टी पर शुरू होता है और फिर बेसिकली एक नॉन-स्टॉप प्रोडक्शन लाइन है। exactly. टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इमेच्योर जर्म सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, राइट। प्यूबर्टी पर ये मल्टीप्लाई करना शुरू करती हैं। इनमें से कुछ, जिन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, मियोसिस के प्रोसेस से गुजरती हैं। राइट, एंड मियोसिस इज द की हियर, इजंट इट? ये वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है। हाँ, ये जरूरी है, ताकि जब 23 क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स वाले एग से मिले तो एक नई सेल बने जिसमें पूरे 46 क्रोमोसोम्स हों। इट्स बायोलॉजिकल मैथ। परफेक्ट वे टू पुट इट। तो एक डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पहले मियोटिक डिवीजन के बाद 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है, दोनों में 23 क्रोमोसोम्स। ओके। फिर ये दोनों दूसरे डिवीजन से गुजरकर 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। सो इट्स अ 4-for-1 डील। एक प्राइमरी सेल से 4 फंक्शनल स्पर्म इन ट्रेनिंग निकलते हैं। हाँ, बहुत एफिशिएंट प्रोडक्शन लाइन है। बट एज यू सेड, दे आर स्पर्म इन ट्रेनिंग और स्पर्मेटिड्स, उन्हें मैच्योर भी तो होना होता है। यस, इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, जहां ये राउंड सेल्स एक प्रॉपर स्पर्मेटोजोन या स्पर्म में डेवलप होती हैं। और इसकी बनावट, अ मास्टरपीस ऑफ फंक्शनल डिजाइन। बिल्कुल। एक सिर, एक मिडिल पीस और एक पूंछ। सिर में होता है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस, और उसके ऊपर वो एक्सोसोम। वो एक एंजाइमेटिक ड्रिल की तरह है ना, एग को पेनिट्रेट करने के लिए। प्रिसाइसली। द मिडिल पीस इज द इंजन रूम, जो माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है। वो एनर्जी जनरेट करते हैं पूंछ को पावर देने के लिए। करेक्ट। और वही एनर्जी पूंछ को प्रोपेल करती है। अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। सोर्स में लिखा है कि एक एजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म हो सकते हैं। वो हैंग ऑन, 300 मिलियन? ये तो कंप्लीट ओवरकिल लगता है। जरूरत तो सिर्फ एक ही है। हाँ, लगता तो है। तो इतना बड़ा नंबर क्यों? इज इट जस्ट अ नंबर्स गेम? इट इज इन मेनी वेज अ नंबर्स गेम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पर्म के लिए एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। अच्छा। बहुत सारे तो सफर में ही सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये मैसिव नंबर इंश्योर करता है कि कम से कम कुछ तो डेस्टिनेशन तक पहुंचे। सो इट्स अ गेम ऑफ ऑड्स। एग्जैक्टली। और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए सोर्सेज कहते हैं कि कम से कम 60% स्पर्म का शेप नॉर्मल होना चाहिए और 40% में विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। मास प्रोडक्शन, स्पीड, मोटिलिटी और एक नंबर्स गेम, ये हुई स्ट्रैटेजी 1। हाँ। अब इसकी तुलना करते हैं फीमेल प्रोसेस, oogenesis से। यहाँ पर चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। जैसा आपने इंट्रो में कहा था, oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही शुरू हो जाता है। एक फीमेल फीटस की ओवरीज में ही मिलियंस ऑफ oogonia
या गैमेट मदर सेल्स बन चुकी होती हैं। जन्म के बाद कोई नई सेल्स नहीं बनती। कोई नई सेल्स। वेट, लेट मी जस्ट पॉज ऑन दैट। आप कह रहे हैं कि एक महिला जन्म से एक फाइनाइट प्री पैकेज्ड सप्लाई के साथ पैदा होती है, सारे पोटेंशियल एग्स के साथ। जी हाँ। और वो सालों तक, दशकों तक बस पॉज्ड स्टेट में रहते हैं। दैट्स माइंड ब्लोइंग। इट इज। ये सेल्स मियोसिस शुरू करती हैं, लेकिन प्रोफेज 1 नाम की एक स्टेज में अरेस्ट हो जाती हैं। अब इन्हें प्राइमरी oocytes कहते हैं। और वो सस्पेंडेड स्टेट में रहती हैं। हाँ, जन्म से प्यूबर्टी तक इनमें से बहुत सारी डिजनरेट हो जाती हैं, तो प्यूबर्टी तक हर ओवरी में बस 60,000 से 80,000 ही बचती हैं। सो इट्स अ स्ट्रैटेजी ऑफ कंजर्वेशन, नॉट प्रोडक्शन। ओके, तो प्यूबर्टी के बाद आई एज्यूम पॉज बटन रिलीज होता है। Yes, but only for one cell at a time, cyclically. हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक प्राइमरी oocyte अपना डिवीजन रिज्यूम करता है। ओके। पर यहाँ दूसरा बड़ा अंतर आता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में डिवीजन इक्वल था, यहाँ ये मैसिवली अनइक्वल होता है। अनइक्वल, ये फैसिनेटिंग है। स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वालिटी थी, एक सेल से 4 बराबर सेल्स, लेकिन oogenesis में ये विनर टेक्स ऑल वाली सिचुएशन है। ग्रेट क्वेश्चन। और ये स्ट्रैटेजी के दिल तक पहुंचता है। कैसे? नेचर के पास चॉइस है, या तो 2 ठीक-ठाक एग बनाएं या फिर एक फैंटास्टिक वेल रिसोर्स्ड एग। और नेचर दूसरा ऑप्शन चुनता है। हाँ, अनइक्वल डिवीजन ये इंश्योर करता है कि एक सेल और सेकेंडरी oocyte को सारा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म मिल जाए। और दूसरी सेल का क्या? दूसरी सेल, जैसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, वो बहुत छोटी होती है और उसे बस बचा कुचा डीएनए मिलता है। उसे बेसिकली डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो पोलर बॉडी इज जस्ट बायोलॉजिकल वेस्ट। एसेंशियली यस। उसका काम बस एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम से छुटकारा पाना है। सारा रिसोर्स सेकेंडरी oocyte बचा लेता है। क्वालिटी कंट्रोल। एक्सट्रीम क्वालिटी कंट्रोल। स्पर्म का काम सिर्फ डीएनए डिलीवर करना है, लेकिन एग को अर्ली एम्ब्रियो के लिए सब कुछ प्रोवाइड करना होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूट्रिएंट्स, मशीनरी, जब तक वो यूट्रस में इम्प्लांट ना हो जाए। तो ये अनइक्वल डिवीजन एक तरह से पोटेंशियल जाइगोट के लिए लंच बॉक्स पैक करने जैसा है। द लंच बॉक्स एनालॉजी इज परफेक्ट। एक साइड ब्लूप्रिंट लाती है, दूसरी साइड ब्लूप्रिंट और पूरी कंस्ट्रक्शन साइड सप्लाईज के साथ लाती है। मटेरियल में जो कंपैरिजन डायग्राम है फिग 2.8 वो इसे बहुत साफ करता है। हाँ बिल्कुल, वो दिखाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर शुरू होता है, कंटिन्यूअस है, और एक सेल से 4 बराबर गैमीट्स बनते हैं। जबकि oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू होता है, प्यूबर्टी के बाद साइक्लिकल है। और रिजल्ट में सिर्फ एक बड़ा गैमीट और छोटे नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज बनते हैं। टाइमिंग, कंटिन्यूटी, आउटकम सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो इसे रैप अप करते हैं। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्डवेयर को समझा, फलोपियन ट्यूब्स के क्लेवर डिजाइन से लेकर यूट्राइन वॉल की मल्टीपर्पस लेयर्स तक जी। और फिर हम सॉफ्टवेयर में उतरे, लाइफ बनाने की 2 बिल्कुल अलग-अलग स्ट्रैटेजीज। फैसिनेटिंग है ना? एक तरफ मेल स्ट्रैटेजी, मैस प्रोडक्शन एंड मोटिलिटी, लाखों टिकट्स वाली लॉटरी, और दूसरी तरफ फीमेल स्ट्रैटेजी, कंजर्वेशन, रिसोर्स रिचनेस और एक प्रोसेस जो जनों से पहले शुरू होता है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और रिप्रोडक्शन के सक्सीड होने के लिए इन 2 बिल्कुल अलग अप्रोचेस को परफेक्टली एक साथ आना पड़ता है। इट्स अ सिस्टम ऑफ इनक्रेडिबल प्रिसिजन। इट ट्रूली इज। और सोर्स मटेरियल का वो पॉइंट कि एक महिला फाइनाइट नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है जो समय के साथ सिर्फ कम होते हैं, वो सच में दिमाग में रह जाता है। हाँ, वो पुरुषों के कंटिन्यूअस प्रोडक्शन से बिल्कुल अलग है। और ये सोचने पर मजबूर करता है, किसी भी सोशल फैक्टर को छोड़कर प्योरली एक सेल्यूलर और बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से रिप्रोडक्टिव टाइमलाइंस में ये फंडामेंटल अंतर बायोलॉजिकल क्लॉक के कंसेप्ट को कैसे आकार देता है। बहुत गहरा सवाल है। ये एक पावरफुल बायोलॉजिकल रियलिटी है जो जीवन की बहुत सारी चीजों का आधार है। सोचने के लिए एक बात, अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो।